नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जबरदस्ती की शादी। आकांक्षा मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसको पसंद करता था, इसलिए मैंने अपनी माँ से बात करके उसके साथ अपना रिश्ता पक्का करवा लिया था। मेरी इच्छा होती थी कि मैं उसके साथ बातें करूं और कुछ मन की बातें सुनूं और कुछ अपने मन की कहूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करना चाहता था वह मुझसे बातें ही नहीं करती थी। और मैं जब भी कभी उसे फ़ोन करता था तो वह मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करती थी। फिर मेरे एक रिश्तेदार की शादी में हमारी आपस में भेंट हुई। उस शादी में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने उल्टा मेरी ही बेइज्जती कर डाली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है, जबकि हमारा तो रिश्ता हो चुका है। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने अपने घर वालों को जल्दी शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और जल्दी ही शादी भी कर ली और उसको विदेश ले गया, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। मुझे अपनी बेइज्जती का बदला उससे लेना था। और जब हम अपने फ्लैट में पहुंचे तो मैं वहां जाकर फिर उसको आकांक्षा मेरे पापा जी के दोस्त की बेटी थी और वह हमारे पास ही लखनऊ शहर में रहती थी। हमारा उनके घर पर आना जाना कुछ ज़्यादा नहीं था, जबकि हमारा परिवार गोरखपुर में ही रहता था। मेरे पापा एक दो बार लखनऊ का चक्कर लगा देते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं काफ़ी सालों से लखनऊ नहीं गया था। लेकिन अंकल की बेटी की शादी में जब गया तो मेरे एग्ज़ाम हो चुके थे, बल्कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और नौकरी की तलाश चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर लखनऊ का लगा दिया जाए। इसलिए यह सोचकर मैं लखनऊ चला गया था। आकांक्षा को मैं वहीं पर देखा था, वह भी लगभग 8 साल बाद, और उसे देखते ही मैं तो जैसे अपनी आंखें ही झपकना भूल गया था। आकांक्षा बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। वैसे तो अंकल की दोनों ही बेटी बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। उनकी बड़ी बेटी की शादी तो हो ही गई थी और वह शादी करके अपने घर जा रही थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी बड़ी से भी कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी और मेरी नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसे देखते ही मेरा मन डोलने लगा था, क्योंकि वह थी ही ऐसी कि उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। मुझे देखकर उसने बस मुझे नमस्ते की, जबकि अंकल की बड़ी बेटी मुझसे बातें भी करती थी और थोड़ा बहुत मजाक भी कर लिया करती थी और मुझे कहती थी कि अरे तुम कब शादी करोगे, क्योंकि हम दोनों की उम्र में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। शायद इसलिए वह मुझसे थोड़ा बेहिचक बात किया करती थी। लेकिन आकांक्षा कभी भी मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं करती थी और ना ही हमारे पास बैठती थी। दोनों बहनों से छोटा एक भाई भी था और वह भी मेरे दोस्त के जैसा था। हम दोनों आपस में काफ़ी गपशप किया करते थे। जब आकांक्षा की बड़ी बहन ने शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे बोल दिया कि नौकरी लगने की देरी है, फिर मैं शादी कर लूँगा। मैं बस अपनी नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहा हूँ और यह सोच रहा हूँ कि मैं भी जल्दी ही अपने हाथ पीले कर लूँ। लेकिन तुम्हें शादी की इतनी क्या जल्दी थी? तुमने तो मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया है। मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन देखो तो मेरी किस्मत कितनी खराब है। तुम्हारे पति ने मेरा हक छीन लिया है। मैंने उसके साथ मजाक करते हुए उसे बोल दिया तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी, बहुत शरारती हो गए हो आजकल, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम्हें कुछ तो अकल आ गई होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे निकले। उसकी बातों को सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहने लगा, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी आकांक्षा सभी के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। मैंने उसको देखकर ही यह बात बोली थी। आकांक्षा ने कॉफ़ी को टेबल पर रख दिया। मैं आकांक्षा को कहा, अरे आकांक्षा, एक कॉफ़ी का मग मुझे पकड़ा दो। सभी के साथ हंसी मजाक करने की मेरी आदत थी, या यूँ कहें कि मैं एक शरारती किस्म का लड़का था, या फिर यह कह लीजिए कि कुछ कुछ ठरकी भी था।
और अगर सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की हो तो ऐसी शरारतें करने का मन तो करता ही है। जैसे ही उसने कॉफ़ी का कप मेरी तरफ बढ़ाया तो कॉफ़ी के साथ मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया और फिर फ़ौरन मुस्कुराकर और उसकी तरफ देखकर उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन उसे मेरी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ गया था। उसके माथे पर बल पड़ गए थे और वह तुरंत ही वहाँ से दौड़कर बाहर चली गई। अभी आकांक्षा की बहन की शादी नहीं हुई थी। हम शादी से लगभग 5 दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे। उसी रात घर में संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया था। सभी खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। आकांक्षा ने आस पड़ोस की अपनी सभी सहेलियों को बुलाया हुआ था। पहले तो सभी ने मिलकर ढोल बाजे बजाए, गाने गाए, खूब सारी मस्ती की और उसके बाद फिर सभी लड़कियां अलग कमरे में चली गई और हम सभी लड़के बाहर बैठे रह गए। थोड़ी देर के बाद अंदर जब गाने बजाने की आवाज़ आने लगी तो मुझे होश आया कि शायद सब लड़कियां मिलकर अंदर डांस कर रही हैं। मैंने आकांक्षा के भाई से पूछा, अरे भाई, अंदर यह सब क्या चल रहा है? अंदर से तो काफ़ी शोरगुल की आवाज़ आ रही है। आखिर अंदर क्या हो रहा है? आकांक्षा का भाई कहने लगा, अरे सभी लड़कियां मिलकर डांस कर रही हैं और मौज मस्ती कर रही हैं, इसलिए अंदर किसी की भी लड़के की एंट्री मना है। फिर तो मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा कौन सा दरवाज़ा खोजा जाए जहां से मैं अंदर झांक कर देख सकूं। इस दरवाजे को खोजते हुए मैं घर के पीछे की तरफ पहुंच गया और देखने लगा कि कहीं से कुछ दिखाई दे जाए। तो मैंने देखा कि वहां उस कमरे की खिड़की मौजूद थी, लेकिन वह खिड़की भी अंदर से उन लड़कियों ने बंद की हुई थी। लेकिन उस खिड़की के ऊपर एक झरोखा बना हुआ था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किसी सीधी सीढ़ी वगैरह पर चढ़कर इस झरोखे से ही देखा जाए। फिर मैं कोई स्टूल या कुर्सी झरोखे के अंदर झांकने के लिए ढूंढने लगा। पास में ही मुझे एक स्टूल पड़ा हुआ नजर आ गया और उसके ऊपर चढ़कर मैं जब अंदर झांकने लगा तो मैंने देखा कि आकांक्षा किसी गाने पर डांस कर रही थी। उसने कपड़े भी बहुत सुंदर पहने हुए थे। उसके गले में दुपट्टा भी नहीं था। उसका डांस देखकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। आकांक्षा इतना सुंदर डांस करती है, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर मेरे खुरापाती दिमाग ने मैं पता नहीं क्या सोचा कि मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसके डांस की वीडियो बनाने लग गया और उसका वीडियो बनाने लगा। थोड़ी ही देर बाद सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, अरे चलो चलो, कितना डांस करोगी? हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी जल्दी से नीचे उतर गया और स्टूल को एक तरफ रख कर वापस बाहर की तरफ चला गया। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन रखा गया था। मेहंदी के फंक्शन में भी आकांक्षा ने बहुत ही सुंदर मेहंदी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। पूरी शादी में मेरी नज़रें बस उसी को देखती रही। जब भी मैं उसकी तरफ देखता और वह मेरी तरफ देखती, मैं तो मुस्कुराता था, लेकिन उसके माथे में बल पड़ जाते थे और वह गुस्सा होकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेती थी। अब तो रिसेप्शन का आखिरी फंक्शन भी होने को जा रहा था। फंक्शन वाले दिन वह जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतर रही थी और मैं ऊपर कमरे से जा रहा था, क्योंकि मैं भी अंकल के साथ काम में बिजी था, इसलिए अभी अभी फ्री होकर आया था। इसलिए जल्दी जल्दी से ऊपर जाकर अपनी तैयारी देखने के चक्कर में बहुत तेज़ी से जा रहा था और वह भी बहुत तेज़ी के साथ नीचे उतर कर आ रही थी कि तभी उसका दुपट्टा मेरी शर्ट के बटन के साथ उलझ गया। इसलिए ना चाहते हुए भी उसको रुकना पड़ा। दुपट्टा फंसने की वजह से जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उसके दुपट्टे से अपने बटन को अलग कर रहा था, लेकिन वह दुपट्टा इतना उलझ गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और इसे अलग कैसे करूं। तो वह कहने लगी, अरे आप छोड़ दीजिए, मैं निकालती हूँ। उसके बोलने पर मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और उसकी तरफ देखने लगा। कुछ देर तो उसने कोशिश की, लेकिन वह धागे और ज़्यादा उलझते ही जा रहे थे, निकल नहीं रहे थे। लेकिन मैं तो चाहता था कि यह धागे ऐसे ही उलझे रहें। जब वह निकाले से नहीं निकले तो आखिरकार उसने परेशान होकर अपने मुंह से उन धागों को काट दिया।
इससे पहले कि वह सीढ़ियों से नीचे उतरती, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने पर वह मुझे बहुत ही हैरानी से देख रही थी। फिर मैंने बोला, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मेरे इतना बोलने पर वह बोली, मैं तुमसे नहीं पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरी बात पर गुस्सा हो गई। फिर मैंने कहा, मैंने तो सुना था कि सुंदर लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए, आखिर यह उनका अधिकार होता है। लेकिन वह तो अपने माथे पर बल और ज़्यादा ही डालने लगी और गुस्से में वहाँ से चली गई। वह मुझे लगभग 5 साल छोटी थी और उसमें नखरा कुछ ज़्यादा ही था। बात बात में गुस्सा करती थी। शायद उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था, क्योंकि वह बहुत सुंदर भी थी। अगली सुबह मुझे वापस आना था, इसलिए मैंने अपनी माँ से यह साफ साफ बोल दिया था कि मुझे आकांक्षा से ही शादी करनी है। मुझे आकांक्षा बहुत पसंद है, इसलिए माँ आप आकांक्षा से मेरा रिश्ता पक्का कर दो और अंकल जी से बोलकर हमारी शादी फिक्स कर दो। मेरी बातों को सुनकर माँ कहने लगी, बेटा तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली है। मैं तो सोच ही रही थी कि आकांक्षा को अपने घर की बहू बनाऊंगी, लेकिन जब तुमने ही इस बात को छेड़ दिया है, फिर तो मुझे तुमसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम दोनों की शादी की बात ज़रूर करूँगी। हाँ माँ, इसलिए मेरा रिश्ता अंकल से मांग लो। हाँ बेटा, क्यों नहीं। उसके बाद मेरी माँ ने अंकल से इस बारे में बात की। हमारे रिश्ते से अंकल को भी कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वह तो रिश्ते की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी और कहने लगे, लड़का तो हमारा देखा भाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दोस्त का बेटा है और मुझे बहुत पसंद भी बहुत है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है इस रिश्ते से। इसलिए बहन जी, हमारी तरफ से यह रिश्ता तो पक्का ही समझो। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन भी नहीं आ रहा था कि जैसे मैंने चाहा था वह मुझे मिलने जा रहा था, और मेरी किस्मत मेरे ऊपर इतनी मेहरबान भी हो सकती है, वह भी इतनी जल्दी। इसके बाद मेरी माँ ने अपने हाथ से अपना कंगन निकालकर आकांक्षा को पहना दिया और माँ कहने लगी, पंकज के चाचा अपने बेटे की शादी करने के लिए यहीं पर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी ज़रूर आइएगा और इस मौके पर हम इन दोनों की सगाई भी कर देंगे। एक साथ दो फंक्शन हो जाएंगे। आकांक्षा भी ग्रेजुएशन कर रही थी। आकांक्षा के पापा कहने लगे, जैसे ही यह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेगी हम इसकी शादी कर देंगे। हमारे घर में इस बात पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और मैं भी सोच लिया था कि अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो ही चुका है, इसलिए दिल के सारे अरमान पूरे करूँगा। रिश्ता पक्का होने की वजह से मैं बहुत खुश था और यही सोच रहा था कि अब तो मैं आकांक्षा के साथ बहुत सारी बातें करूँगा। लेकिन जब मैंने आकांक्षा की बड़ी बहन से यह कहा कि मुझे आकांक्षा का फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो वह कहने लगी, अरे तुम्हें आखिर क्यों चाहिए आकांक्षा का नंबर, तुम क्या करोगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, अरे अब तो वह मेरी मंगेतर है, मैं उसका नंबर इसलिए मांग रहा हूँ कि उसके साथ खूब सारी बातें करूँगा, तुम्हें क्यों जलस हो रही है। मेरी बातों को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे तुम्हें नहीं पता पंकज, उसका नेचर बहुत अलग है, उसे फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए रहने दो, तुम्हें कोई फ़ोन नंबर मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा, तुम नंबर तो दो, उससे बात करना और अपने सांचे में ढालना यह मेरा काम है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर आते ही आकांक्षा को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन फिर भी उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया और मैसेज में अपना नाम भी लिखा कि मैं ही फ़ोन कर रहा हूँ और तुमसे बातें करना चाहता हूँ। उसने मेरे सभी मैसेज पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी उसने मेरे किसी भी मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही मुझे फ़ोन पर बात की थी। फिर मैं उसकी बड़ी बहन को फ़ोन किया और पूछने लगा कि आखिर वह मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, वह मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है। तो उसकी बड़ी बहन कहने लगी, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले से ही बोल दिया था कि वह किसी से फ़ोन पर बात नहीं करती है और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठाएगी। उसे फ़ोन पर बातें करना पसंद ही नहीं है। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे आकांक्षा की हरकतों को सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं चुप हो गया।
थोड़े दिनों के बाद मेरा अपने एक दोस्त के साथ लखनऊ जाना हुआ, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार गोरखपुर में ही रहते थे। लखनऊ में केवल अंकल का ही परिवार रहता था। हमें तो वहाँ बस थोड़े ही समय के लिए रहना था और उसके बाद हमें आगे निकल जाना था। वैसे तो मेरे सभी दोस्त एक होटल में कमरा लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरे अंकल का घर वहाँ पर है तो हम फिर कमरा लेने की क्या ज़रूरत है। थोड़े समय ही तो बिताना है, तो उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करना। अंकल के घर में रहकर ही थोड़ा आराम कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे। जब हम अंकल के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजे पर जाकर हमने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आकांक्षा की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी और कहने लगी, अरे दरवाजे पर कौन है। तो मैंने कहा, मैं पंकज हूँ, दरवाज़ा खोलो। जब मैं ऐसा बोला तो वह मुझसे कहने लगी, अरे घर पर इस समय कोई नहीं है, तो ना तो घर पर मेरा भाई है ना मेरे मम्मी पापा हैं, वह सभी लोग बाहर गए हुए हैं और रात तक ही वापस आएंगे, इसलिए मैं अभी घर पर अकेली हूँ, इसलिए मैं दरवाज़ा अभी नहीं खोल सकती हूँ। फिर मैंने कहा, इसका क्या मतलब है कि दरवाज़ा नहीं खोल सकती हो। मुझे उसकी बातें सुनकर तन बदन में आग लग गई थी। बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सोच रहा था कि आखिर इसने मुझे कितना गिरा हुआ इंसान समझ लिया है। क्या मैं अकेले में उसके साथ कुछ कर बैठूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे दोस्त भी अपनी हंसी को दबाकर हंसने लगे। उन्हें भी उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उन सभी को भी पता था कि हमारा आकांक्षा के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। तो वह मुझसे कहने लगे और मेरी मजाक उड़ाने लगे, अरे पंकज, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा इतना जोरदार स्वागत किया जाएगा और तुम्हें तुम्हारी ससुराल में इतनी इज्जत मिलेगी। लेकिन यहाँ देखो, तुम्हारी मंगेतर ने तो तुम्हें अंदर बुलाने के काबिल भी नहीं समझा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर यह दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती है तो हम किसी होटल में जाकर ही थोड़ी देर आराम कर लेंगे। थोड़े घंटे ही तो बिताने हैं, किसी होटल में ही कमरा ले लेते हैं। अपने दोस्तों के सामने मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि पूछो ही मत। मैं अपने दोस्तों के सामने पानी पानी हो गया था और इतनी बेइज्जती शायद मैंने आज तक नहीं सही थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसके बाद मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे पंकज, एक बार यह भी पूछ लेना कि यह लड़की तुम्हें पसंद भी करती है कि नहीं, क्योंकि उसने तो तुम्हारे मुंह पर दरवाज़ा ही बंद कर लिया है और दरवाज़ा भी नहीं खोला। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। शाम को हम फिर आगे निकल गए। रात के समय मुझे मेरे अंकल का फ़ोन आया था और वह मुझे कहने लगे, अरे पंकज बेटा, कहाँ हो तुम, हम अभी लोग घर आए हैं, तुम घर आ जाओ। मैंने कहा, जी नहीं, मैं अब अपने काम के लिए आगे निकल गया हूँ, अब नहीं आ सकता हूँ। मुझे बस कुछ घंटे के लिए रुकना था, इसलिए आया था, लेकिन आप घर पर ही नहीं थे, इसलिए मेरे लिए किसी ने घर का दरवाज़ा तक नहीं खोला। शायद मेरी इज्जत आपके घर में इतनी ही है। मैं कुछ ना चाहते हुए भी यह सब बोल बैठा और अंकल से शिकायत कर बैठा। वह कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी हमारे घर में बहुत ज़्यादा इज्जत है और बहुत ज़्यादा हैसियत है। असल में बात यह है कि आकांक्षा घर में अकेली थी, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला होगा। फिर मैंने कहा, लेकिन अगर मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। तो अंकल कहने लगे, अच्छा अच्छा, चलो बेटा, गलती हो गई, लेकिन तुम जब वापस आओगे तो हमारे यहाँ ज़रूर आकर रुकना। मैंने कहा कि कोशिश करता हूँ। मेरी इज्जत जितनी वहाँ हो चुकी थी, फिर उसके बाद मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि दोबारा जाकर अपनी बेइज्जती करवाता। हमारा लगभग 10 या 12 दिन का टूर था, लेकिन मेरा कहीं भी अब मन नहीं लग रहा था। अब तो मुझे बार बार अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें इतनी भी अकल नहीं थी कि अगर कोई घर पर आए तो उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए कि नहीं। और अकड़ तो देखो कि मुझे फ़ोन करके एक माफ़ी तक नहीं मांगी। उसके बाद जब हम वापस आए तो हम होटल में ही रुक गए थे और उसके बाद वहाँ से घर आ गए थे, क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती दोबारा नहीं करवानी थी। उसके बाद घर आकर मैंने सारी बातें अपनी माँ को बताई। जब मेरी माँ ने यह सारी बातें सुनी तो मेरी माँ ने भी यह
सभी बातें सुनकर बहुत परेशान हो रही थी और कहने लगी, अरे यह तो आकांक्षा ने बहुत ही गलत कर दिया है। यह तो बहुत बुरी बात है कि कोई दरवाजे पर हो और दरवाज़ा ना खोला जाए। यह तो गलत बात है। आखिर तुम कितनी दूर से गए थे उससे मिलने के लिए। उसके बाद मैंने उसके नंबर पर फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा लिया था और कहने लगी, बताइए आंटी जी कैसी हैं आप। तो मैंने बोला, मैं पंकज बोल रहा हूँ। इससे पहले कि वह मेरे फ़ोन को रख देती, मैंने कहा कि सुनो आकांक्षा, मेरा फ़ोन मत रखना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कितनी देर से तुम्हारा फ़ोन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं, लेकिन तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो। मेरी बातों को सुनकर वह बहुत घबरा गई थी और मुझे कहने लगी, मुझे किसी से भी फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा, सुनो, मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूँगा, तुम मुझसे बात ज़रूर कर लेना। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आखिर तुम बात क्यों नहीं करना चाहती हो। मेरी बातों को सुनकर वह कुछ नहीं बोली और इतना कहकर फ़ोन रख दिया। रात को जब मैं उसे कॉल की लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। उसके बाद मैंने उसे व्हाट्सएप मैसेज किए, लेकिन शायद उसने अपना मोबाइल ही बंद करके रख दिया था। अब तो मुझे उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। थोड़े दिनों के बाद मेरे चाचा के बेटे की शादी थी। गोरखपुर से भी सभी लोग आए हुए थे और लखनऊ से भी सभी लोग आ गए थे। आकांक्षा भी उनके साथ ही थी, लेकिन वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिल ही नहीं रही थी। हमारे घर आकर वह मेरी बहन के साथ उसके कमरे में चली गई, क्योंकि घर में और भी रिश्तेदार आए हुए थे और कुछ मेहमान नीचे रुके हुए थे और कुछ मेहमान मेरे चाचा के घर पर चले गए थे। अंकल की फैमिली भी हमारे घर पर ही आकर रुकी थी। सभी लोग मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। सभी ने मिलकर गाना बजाना भी किया, लेकिन मैं अकेले में बस एक बार उससे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि वह एक बार मुझसे अकेले में मिल जाए, क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहता था और मैं सोच लिया था कि उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह याद रखेगी। सभी लोग गाने बजाने के लिए नीचे के पोर्शन में आ गए थे, लेकिन वह अभी तैयार नहीं हुई थी और मेरी बहन भी उसके साथ ही थी। मैंने कहा, तुम्हें नीचे भी माँ बुला रही है। तो वह कहने लगी, माँ बुला रही है। तो कहने लगी, ठीक है, मैं अभी बातें सुनकर आती हूँ। और मेरी बहन नीचे चली गई। अब तो आकांक्षा कमरे में अकेली रह गई थी। जब मैं कमरे में गया तो वह अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैं कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे देखकर तो उसका चेहरा ही फीका पड़ गया था और तुरंत ही उसने अपने बालों को कंघी करना भी बंद कर दिया और कंघी को नीचे रख दिया और अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया और दौड़कर दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजे के सामने तो मैं खड़ा हुआ था। वह दरवाजे को खोलने के लिए इधर से उधर दौड़ती रही और कहने लगी, आप प्लीज़ दरवाजे से हट जाइए, मुझे बाहर जाना है। लेकिन मैं दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। मैंने कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें बाहर जाने की। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बात नहीं कर सकती हो। हमें कुछ देर बातें करनी है, उसके बाद चली जाना। फिर तो मैं नहीं दरवाजे की कुंडी भी लगा दी थी। अब तो वह सांस भी लेना भूल गई थी और बहुत ज़्यादा डरी डरी सी लग रही थी। शायद बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसकी रंगत जैसे सफ़ेद पड़ने लगी हो और वह नर्वस हो गई थी और फिर मुझसे बोली, पंकज प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। मैंने उसकी बाजू को पकड़ लिया जिस पर कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। आकांक्षा, आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम इतना नखरा क्यों कर रही हो। तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करना चाहती हो और मुझे इतना क्यों इग्नोर कर रही हो। तुम हर समय मुझे इग्नोर करती रहती हो, फ़ोन पर भी बातें नहीं करती हो और ना ही कोई मैसेज का जवाब देती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे घर गया तो तुमने दरवाज़ा तक नहीं खोला। क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा।
आखिर तुम मुझे समझ क्या रही हो। उसके साथ बातें करते हुए मेरी आवाज़ बहुत ऊंची हो रही थी और बहुत कठोर भी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, जैसे किसी बर्फ में रख दिए हों, और वह डर के मारे थर थर काँप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आंखों से आंसू टपकने लगे थे। फिर मैंने कहा, आखिर तुम्हें हो क्या जाता है? क्या मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ? मेरा भी जी करता चाहता है कि तुमसे बातें करूँ। मेरा भी तुमसे बातें करने का मन करता है। आखिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो? मैं उससे बातें कर रहा था, लेकिन वह बार बार अपना हाथ मुझसे छुड़वा रही थी, इससे पहले कि वह रो पड़ती। फिर मैं उसकी कलाई छोड़ दी। फिर मैंने उससे कहा, पहले तुम मुझे एक वादा करो। अगर तुम मुझे रात को बात करोगी तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा, वरना मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा। सोच लो बस। वह मुझे देखती रही और कहने लगी, ठीक है, बात कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी दरवाज़ा खोल दीजिए। फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वह बड़ी ही तेज़ी से अपने कदमों को चलाती हुई बाहर निकल गई। उसके बाद जब मैं उसे रात को फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन उठा लिया था और मुझे कहने लगी, जी कहिए, आखिर आप क्या कहना चाहते हो और आपको मुझसे क्या बातें करनी हैं? फिर मैंने कहा, अरे ऐसे थोड़ा 1 मिनट में सभी बातें हो जाती हैं, मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। फिर मैंने कहा, कल को फंक्शन है और मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, और वह भी अकेले में। तुम तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाना, क्योंकि फंक्शन घर के बाहर आंगन में रखा गया था, जहाँ बच्चे अक्सर खेला करते थे, और अगर आस पड़ोस में किसी की शादी होती थी तो वहीं पर शादी और मेहंदी के फंक्शन अरेंज कर लिए जाते थे। मेरी बात को सुनकर वह कहने लगी, नहीं, मैं अकेले में आपसे नहीं मिल सकती हूँ, मैं तुमसे कमरे में नहीं मिलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर मैंने कहा, अरे यह ठीक बात नहीं है। मैंने कहा, आकांक्षा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। फिर वह कहने लगी, जी हाँ, मुझे पता है आप मेरे मंगेतर हैं, लेकिन मेरे पति नहीं हैं जो मैं तुमसे कमरे में अकेले मिलूँ। फिर मैंने कहा, अरे मंगेतर हों, लेकिन थोड़े दिन में पति भी बन जाऊंगा, तुम यह बात मत भूलो। और यह भी मत भूलो कि हमारी सगाई हो चुकी है, मेरे भाई की शादी के बाद हमारी ही शादी होगी। इतना सुनकर उसने फ़ोन को रख दिया। मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था, बातें करना चाहता था, उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कुछ यादगार लम्हे बनाना चाहता था, लेकिन वह मुझे घास तक नहीं डालती थी। मुझसे बातें तो क्या करती। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बातें की और कहा, माँ, आप मेरी शादी मेरे भाई की मेहंदी के फंक्शन में ही कर दीजिए। बहरहाल मेरी जिद पर मेरी और आकांक्षा की शादी मेरे भाई की शादी से पहले ही कर दी गई थी। मैंने देखा कि आज वह बार बार अपने आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर रही थी, जबकि उसे पता था कि हमारी शादी हो रही है, थोड़े दिन बाद होने की बजाय थोड़े दिन पहले ही हो गई है। लेकिन इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। वह मेरी बराबर में बैठी हुई थी और जब उसका हाथ मेरे हाथ में दिया गया तो उसका हाथ बहुत ठंडा हो रहा था। वह बहुत ही घबराई हुई लग रही थी और बार बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने कहा, अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ, अब क्यों अपना हाथ छुड़ा रही हो? लेकिन पता नहीं क्यों वह फिर भी बार बार अपना हाथ छुड़वाए जा रही थी। तो मैं भी गुस्से में उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, लो, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो मैं तुम्हारा पति भी बन चुका हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि तुम अभी अपने यही कपड़े पहने रखना, क्योंकि मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। क्योंकि आज मेरा मन उसे जी भर कर देखने का कर रहा था, लेकिन मेरी इन बातों से भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कान आई थी। मैं सोच रहा था कि आज मैं इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आऊँगा। मैं एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी खरीद कर ले आया था। वह सोचा था कि आज उसे अपने हाथों से पहनाऊंगा और आज बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करूंगा। मेरा इतना तो हक बनता ही है। लेकिन मेरी बातें सुनकर वह वहां से उठकर चली गई। थोड़े समय के बाद मेरे भाई की मेहंदी का फंक्शन भी शुरू हो गया था। फिर मुझे वह
कहीं भी नज़र नहीं आई। मैंने उसे घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं कहाँ जाकर छुप कर बैठ गई थी। मैंने दोनों पोर्शन में उसे देख लिया था, सबके कमरे भी देख चुका था, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। जैसे ही शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ, अंकल ने घर जाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, और फंक्शन में एक दिन भी वह मुझे मिली नहीं थी। फिर उसके बाद रात हो गई थी। जब मैं रसोई में आया तो वह चाय बना रही थी। मैं जाकर उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन वह मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी और अपने आंखों से आंसू साफ करने लगी। पता नहीं क्यों रोए जा रही थी। मैंने पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतना क्यों रो रही हो? लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, अच्छा तो तुम इसलिए रो रही हो कि तुम सब यहाँ से 2 दिन बाद जा रहे हो, इसलिए थोड़ी उदास हो। मैं उसके साथ थोड़ी छेड़खानी करते हुए बोला, तो वह नहीं में अपना सिर हिलाने लगी और बोली कि मेरे सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इससे पहले कि वह अपना चाय का कप उठाती, मैं उससे पहले ही उस चाय के कप को उठा लिया और कहने लगा, अरे सर में तो आज मेरे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काश कोई अपने प्यारे प्यारे और नाजुक से हाथों से मेरे सर की भी मालिश कर देता। वह मेरी तरफ देखती रही और कुछ नहीं बोली। फिर मैं चाय के कप की एक चुस्की ली और फिर कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोला, चलो मिलकर चाय का कप खाली करते हैं। वैसे भी इस टाइम सब सो रहे हैं। चलो मेरे कमरे में आओ, कुछ देर बातें करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह मुझे अपना हाथ छुड़वाने लगी। मेरे एक हाथ में उसका हाथ था, दूसरे में चाय का कप था, लेकिन वह मुझे अपना हाथ छुड़वाए जा रही थी और बड़ी ही बेचैन सी हो रही थी। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो तुम कहती थी कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहती हो, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा पति भी बन चुका हूँ। अब किस बात की प्रॉब्लम है? देखो मुझे बार बार इतना एटीट्यूड मत दिखाया करो। मैं तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अरे बाबा, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। क्या तुमने मुझे इतना घटिया और नीच इंसान समझ लिया है? फिर वह मुझे कहने लगी, हाँ आप एक घटिया इंसान हैं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। और इतना कहकर झटके से मेरा हाथ छुड़ा लिया। जब मैं हाथ छुड़ा रही थी तो चाय के कप से गर्म चाय मेरे हाथ पर गिर गई थी और वह मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था और चकनाचूर हो गया था। और फिर वह मुझसे कहने लगी, मैंने आप जैसा घटिया और बेशर्म इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। आप जब भी मुझे अकेला पाते हैं तो अपना बेहुदा घटियापन शुरू कर देते हैं। उसकी यह बातें और उसका ऊंचा स्वर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। इतना कहकर वह किचन से बाहर चली गई, लेकिन मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। फिर मैं सोचने लगा, आखिर इसने मुझे समझ क्या रखा है? ये सोचते सोचते मैं सारी रात सो भी नहीं पाया था। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी इसे सबक सिखा दूं और इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दूं। मुझे पता है मैं बहुत ही मजाकिया स्वभाव का इंसान था, सभी से हंसी मजाक करता था, लड़कियों को भी देखता था। यह तो सभी लड़के करते हैं और मंगेतर से बात कौन नहीं करता है, और हर तरह की बातें उनके बीच होती हैं। आखिर आकांक्षा एक छोटी बच्ची तो नहीं थी जो इन सभी बातों से अनजान थी। सारी रात नींद न आने की वजह से मेरी आंखें लाल हो रही थी। फिर सुबह मैंने सबको नाश्ते की टेबल पर यह बोल दिया कि मुझे जल्दी से जल्दी विदाई करवानी है। यह सुनकर सभी मेरी तरफ देखने लगे। सब अपना नाश्ता करना भूल गए थे और कहने लगे, अरे तुम्हें अचानक से यह विदाई की क्या सूझ गई है? अभी तो वह पढ़ाई कर रही है और हमने यह सभी बातें पहले ही तय कर ली थी कि जब तक आकांक्षा की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती उसकी शादी नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे इसकी विदाई अभी करवानी है, वह भी जल्दी। तो मेरे अंकल कहने
कहने लगे, अरे बेटा, इतनी जल्दी हम विदाई नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा, क्यों अंकल, अगर हमारी शादी हो गई है तो फिर विदाई करने में क्या परेशानी है? जब शादी जल्दी हो सकती है तो फिर विदाई क्यों नहीं हो सकती है? सभी मेहमान भी आए हुए हैं, सारी रस्में भी हो चुकी हैं और फिर सभी मेहमान विदाई का फंक्शन भी साथ में ही अटेंड कर लेंगे, क्योंकि मुझे जाना है। मेरी जॉब लग गई है और मुझे अपनी जॉब करनी है। मेरी विदेश में नौकरी लगी है। एक बार अगर गया तो 6-7 साल से पहले नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं आकांक्षा को अपने साथ लेकर ही चला जाऊँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, जब 6-7 साल बाद आऊँगा तभी विदाई कर देना और बैठाए रखना अपनी बच्ची को। इस फैसले को मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। जो आप लोगों को ठीक लगेगा मुझे बता देना। मैंने बात भी ऐसी रखी कि सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। फिर मैं नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गया। मैं विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था और मुझे एक दोस्त की वजह से जल्दी ही नौकरी भी मिल चुकी थी। थोड़ा सलाह मशवरा करने के बाद सभी ने यह कहा कि इसकी विदाई कर देनी चाहिए। मैंने अपनी नौकरी के लिए विदेश में बात भी कर ली थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी विदेश चला जाता हूँ, इससे पहले कि सभी लोग विदाई के बारे में मेरे हक में फैसला सुनाते। लेकिन आकांक्षा ने मना कर दिया था। कहने लगी, मैं अभी विदाई नहीं करवाना चाहती हूँ। उसके पापा कहने लगे, लेकिन बेटी, 7 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने समय तक हम अपनी बेटी को घर पर नहीं बैठा कर रख सकते। मुझे तो हर कीमत पर विदाई करवानी थी। मैं विदेश नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि मुझे इससे साफ साफ बात करनी थी, क्योंकि मैं इसकी वजह से दिन पर दिन परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की इतनी घमंडी क्यों है, आखिर किस बात का घमंड है। फिर मेरी माँ कहने लगी, आकांक्षा तो बोल रही थी कि वह 7 साल इंतज़ार करने को तैयार है, लेकिन अभी विदाई नहीं करना चाहती है। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बिना 7 साल नहीं रह सकता। मैं तो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और वह मेरे साथ जाएगी भी। खैर, मेरी इस बात को मान लिया गया था और मेरा जल्दी से जल्दी वीज़ा का इंतज़ाम भी हो गया था। जहाँ मेरी जॉब लगी थी वहाँ पर मुझे एक फ्लैट भी रहने के लिए मिल गया था, क्योंकि मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी जमा करवा दी थी। जिस दिन मेरी रात की फ़्लाइट थी, अंकल ने आकांक्षा को मेरे घर भिजवा दिया था। उसका बाकी का समय मेरे घर वालों के साथ ही बीता था। जब हम एयरपोर्ट पर खड़े थे, उसी समय वह बस मेरे पास खड़ी थी। वहाँ पर भी वह कभी मेरी माँ से गले लगकर रोती तो कभी मेरी चाची के साथ गले लगकर रोने लगती थी। मेरी चाची को तो वह अच्छे से जानती भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस बात का उसे इतना रोना आ रहा था और वह इतना ज़्यादा रो रही थी कि रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। मैंने एक गाड़ी मंगवाकर उसमें सामान रख दिया, लेकिन मैं पीछे की तरफ बैठ गई और पूरे रास्ते रोती रही। मैं उसे सारे रास्ते गुस्से से देखता रहा और उसकी सिसकियाँ सुनता रहा। थोड़ी देर बाद हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। फिर मैंने उसको कहा, अब तो चुप हो जाओ, अब तो यह रोने धोने का प्रोग्राम बंद कर दो। यह रोना धोना फ्लैट में जाकर कर लेना, क्योंकि मैं अब कोई भी तमाशा करना नहीं चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपना चेहरा घुमा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वह मुझे बोली, आखिर आपको किस बात की जल्दी थी? आप विदाई देर से भी तो करवा सकते थे। बिल्कुल करवा सकता था, लेकिन मुझे अब सब्र नहीं हो रहा था। और अब सब्र क्यों नहीं हो रहा था, यह बात मैं तुम्हें वहीं जाकर बताऊंगा। मेरी बात को सुनकर और मेरी नज़रों को देखकर वह नर्वस सी हुई थी। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बोली। वहां पहुंचकर मैंने एक टैक्सी मंगवा ली और वहां रहने वाले मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन कर दिया था। फिर मैं अपने दोस्त को बोला, तुमने मेरा कमरा फूलों से तो सजा दिया है ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से सजाया है, तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। फिर मैंने कहा, आकांक्षा का हाथ पकड़ते हुए, हाँ, मेरी फीलिंग्स तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। जब मैं इतना कहा तो उसकी रंगत सफ़ेद पड़ने लगी थी। मेरा दोस्त भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा,
मैंने तुम्हारे कमरे को और फ्लैट को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया है, तुम देख लेना, तुम्हारी बीवी को भी यह बहुत पसंद आएगा। और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने चाबी वॉचमैन को दे दी है। फिर मैं अपने दोस्त को थैंक यू सो मच बोला। आकांक्षा भी मेरे हाथों से अपने हाथों को खींचे जा रही थी, लेकिन मेरी पकड़ उसकी पकड़ से कहीं ज़्यादा थी। आज वह मुझे अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं छुड़ा सकती थी। फिर थोड़ी ही देर में हम अपने फ्लैट में पहुंच गए थे। फ्लैट में जाकर मैंने जब उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तो उसने कहा जब भी कोई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन में एक बार मेरे साथ किसी ने ऐसी छूने की गंदी हरकत की थी। तभी से मुझे यह फीलिंग्स दिल में बैठ गई है और अब जब भी कोई मेरी तरफ ऐसे देखता है या मुझे छूने की कोशिश करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैं तुमसे भी दूर दूर रहती थी। तुम्हें देखते ही मुझे वह सब याद आने लगता था। उसकी बातों को सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा होने लगा था। फिर मैं अपने मन को शांत किया और उसे प्यार से समझाया। उसके बाद वह कुछ शांत हुई और हंसने लगी। उसकी बीती हुई जिंदगी उसे परेशान कर रही थी, इसी वजह से उसका व्यवहार ऐसा हो गया था। लेकिन अब वह अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी और हंसती खिलखिलाती थी। शायद अब उसकी वह डर वाली फीलिंग्स भी खत्म हो चुकी थी। पंकज ने बहुत ही धीरज से काम लिया। अगर वह कोई जल्दबाजी में गलत कदम उठा देता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि गुस्सा इंसान को गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हमें सब्र में काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।